लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू के सामने पति की जुबान। रसोई में सुरेखा पराठे बना रही होती है, इतने में आर्यन पीछे से आकर पराठा चुरा लेता है। अरे बदमाश, मेहमानों के लिए बनाए हैं। माँ मैं भी तो स्पेशल मेहमान हूँ, बस डेली वाला हूँ वो अलग बात है। तभी घर के बाकी लोग भी हंसने लगते हैं और वो सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद आर्यन अपने पिता का चश्मा पहनकर उनकी नकल उतारता है। बच्चों, तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते अपनी जिम्मेदारी पर। आर्यन, तुझे तो मैं समझाकर परेशान हो गया हूं, क्या तेरा किसी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता? हाँ पापा, नहीं लगता, क्या करूं, जिम्मेदारियां ही मेरी इतनी हैं। कमरे के बाहर सब लोग खड़े होकर आर्यन की एक्टिंग देख रहे थे और आर्यन अपने पिता की एक्टिंग करता है तो सब लोग उसे देखकर हंस जाते हैं। भैया, हाँ बीना, आपको चैन नहीं है पापा की एक्टिंग किए बिना भी, लेकिन खुशी इस बात की है कि आपके जोक से सब हंसने लगते हैं। अरे कमबख्त, क्या करता रहता है तू? चल मेरा चश्मा दे, कब से अखबार पढ़ने के लिए कितना ढूंढ रहा हूँ। हाँ लीजिए। हाँ हाँ सूरज भैया, आपको क्या लगता है भैया जब घर में हंसाते हैं तो सब कितने खुश हो जाते हैं। हाँ ये तो है। पागल है ये लड़का, इसकी तो मस्तियां ही नहीं रुकती हैं कभी। हाँ तो क्या हुआ माँ, इससे मुझे किक मिलती है। आजा मैं तुझे किक दूं, बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐसी हंसी मजाक चलता है लेकिन सुरेखा देखती है कि छोटा बेटा एकदम शांत है। क्या बात है सूरज बेटा, तू परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ, कोई भी तो परेशानी नहीं है मुझे। झूठ मत बोल, तेरी आंखों में मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और वैसे भी तेरी माँ हूँ। बता क्या बात हो गई? तू हमेशा शांत रहता है, कभी कुछ नहीं बताता, बोल। माँ वो थोड़ा सा नुकसान हो गया दुकान का। जबकि माँ मेरे पास एक्स्ट्रा स्टाफ का लड़का था, फिर भी वो ग्राहक डबल स्टैंडर्ड वाला निकला और दुकान से 2 महंगे पीस दिखाई दिल्ली ले गया। थोड़ा सा नुकसान तो हुआ है, लेकिन तू ऐसे परेशान मत रह, भूल जा। माँ मैं आपका सबसे नकारा और बेकार बेटा हूँ ना। नहीं, ऐसे समझने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, तू बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन क्या फायदा है, उसकी जुबान तो खुलती नहीं है। उस टाइम चिल्लाने लगता या दूसरों को बताता तो लोग भागते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं। छोड़िए पापा, जाने दीजिए। सूरज खाना भी नहीं खाता है, तब सुरेखा उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। दरअसल सूरज चुपचाप रहता था, अपने दिल की बातें दिल में रख लेता था। वहीं बड़ा बेटा इतना बातूनी था कि उसकी मस्ती कभी रुकती नहीं थी। एक दिन मोहल्ले में पार्टी हो रही थी, तभी आर्यन स्टेज संभालता है। हेलो दोस्तों, अब आपके लिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस ला रहा हूं मैं। दोस्तों, घर से निकल पड़ा हूं, ना कोई मंजिल है ना कोई रास्ता। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। सब लोग उसके डांस की तारीफ करते हैं, फिर वो चुटकुला सुनाता है। वहीं सूरज बहुत देर से कुर्सी पर बैठा होता है, तभी एक बूढ़ा छड़ी लाकर उसके पैर पर मारता है। आपने मारा क्यों? अरे मारू नहीं तो तेरी आरती उतारूं क्या? कब से तू कुर्सी पर बैठा है, दिखाई नहीं देता एक बुजुर्ग खड़ा हुआ है? तब सूरज उठ जाता है, उसके पैर में दर्द होता है लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। वहीं बड़ा भाई सबको हंसा रहा था, तभी अचानक से लाइट जाने पर एक जोक और है, घबराइए मत। बिजली गई है, एक बार को लाइट बंद हो सकती है, लेकिन हमारे परिवार में एक चीज कभी बंद नहीं होती। अंकल आप बताइए वो क्या है? मुझे कैसे पता होगा बेटा? अरे मैं बताता हूँ, वो है मेरी जुबान। सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं, इतने में लाइट आ जाती है। सुरेखा जी, आपका बड़ा बेटा बड़ा चुलबुला है, बहुत शैतानी भी करता है। ऐसा ही है ये। हाँ, जबकि छोटा बेटा बहुत शांत और मददगार स्वभाव का है, उसकी जुबान चलती हुई मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन जो भी बोलो, रंग जमा दिया आपके बेटे ने। हाँ गायत्री जी। कुछ देर बाद जब सूरज घर में धीरे धीरे चलता है, तब अमरीश, अरे तेरे पैर में क्या हुआ? कुछ देर पहले तो ठीक था। कुछ नहीं हुआ पापा, थोड़ा पैर में लग गई थी। अरे ऐसे कैसे लग गई? ठीक से बता, तू तो आराम से बैठा हुआ था। वो पापा, मुकेश अंकल बैठना चाहते थे, दोनों में मजाक में पैर पर मार दिया छड़ी से। अरे तू पागल है, तूने उन्हें कुछ बोला क्यों नहीं? और तू मुझे ही बता देता, या कोई बात थोड़े होती है कि तेरे को हटाकर तुझे मारेंगे, प्यार से भी तो बोल सकते थे। अरे छोड़ो ना पापा, जाने दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू हर चीज में डरपोक और शांत बनकर मत रहकर, जहां बोलना चाहिए वहां बोला कर। मैं होती तो पक्का उन अंकल को सुना देती। देखो मेरे लाल का पैर कैसे लाल हो गया, छोड़ूंगी नहीं उस मुकेश को,
रश्मि फ्रिज से बर्फ लेकर आ, कपड़े में बांध कर तेरे भाई के पैर की सिकाई करूं। सूरज क्या करता है तू बिना, थोड़े मेरे गुड़ अपने अंदर लेकर आ। और आपको जरूरत है मेरे गुड़ अपने अंदर लाने की, बहुत मस्तीखोर हो रहे हैं आप। हाँ वो तो। तब रश्मि आइस पैक ले आती है और अपने भाई के पैर पर उससे सिकाई करती है। माँ दर्द हो रहा है। अब कैसे आवाज निकल रही है तेरी, पहले तो निकली नहीं जो अब निकल रही है। बचपन में भी बिना गलती के स्कूल से पिट कर आ जाता था। ऐसे दिन गुजरते हैं। बड़ा बेटा मोहल्ले में भी मोहल्ले की आंटी से मजाक करता था और छोटा बेटा इतना समझदार था कि औरों की मदद करता था। एक दिन सुरेखा आर्यन से शादी की बात करती है। आर्यन बेटा, अब मुझे तेरी शादी के लिए सब लोग टोक रहे हैं, अब तू शादी कर ले। कल एक लड़की पसंद की है, हमें उनके घर जाना है। क्या शादी? अरे माँ लड़की ढूंढकर उसके घर जाने के लिए अब बता रही हो? नहीं माँ, मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा? माँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं लव मैरिज करूंगा। अब आप ये मत कहना कि बेटा तू शादी किसी और से कर और प्यार किसी और से, ये उस लड़की की भी लाइफ बर्बाद करोगे, आप मेरी भी, और उससे मैं प्यार करता हूँ उसकी भी। तूने हमें बताया कि तू किसी से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। मैं किसी से आगे बात ही नहीं करती। माँ शादी के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन शादी निशा से ही करूंगा, और लड़की अच्छी घर की है, हमें 3 साल हो गए हैं साथ रहते रहते। अरे अब सुरेखा, जब तुम्हारे बेटे ने सोच रखा है तो हाँ कर दो, क्या दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। तब सुरेखा और अमरीश आर्यन की लव मैरिज के लिए हाँ कर देते हैं। यही खुशखबरी बताने के लिए आर्यन छत पर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। क्या बात है जानू, इस टाइम तो तुम हमेशा मना करते हो कि कॉल मत किया कर, घर में होता हूँ, आज क्या हो गया? अरे बस वही हुआ है जो होना चाहिए था। अब मैं जब चाहे तुमसे जी भर के घर पर बात कर सकता हूँ। मम्मी पापा हम दोनों के रिश्ते के लिए मान गए हैं। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जानू, अब तुम ये बताओ, शादी के बाद भी तुम मुझे इसी तरीके का रोमांस करती रहोगी ना? हाँ बेबी, आखिर मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। चलो तुम मुझे शादी के बाद रात में बाइक पर बिठाकर आइसक्रीम खिलाने तो ले जाओगे ना? और क्या जानू, ठीक है तो कल मुझसे मिलने आना। आ जाऊंगी, लेट मत होना, पैसिफिक कैफे आना ठीक 8 बजे। ओके। अगले दिन आर्यन निशा से मिलने पहुंचता है और 2 मिनट लेट हो जाने पर निशा अपने नखरे दिखाने लगती है। तब वो घुटने पर आकर गुलाब देकर आर्यन उससे माफी मांगता है। सॉरी ना जानू, बाइक पंक्चर हो गई थी तो क्या करता। ठीक है, इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार से सिर्फ मेरी चलेगी, समझे? ओके जान। 1 महीने बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद सब कुछ अच्छा रहता है, सुरेखा भी खुश होती है, लेकिन धीरे धीरे निशा बदलने लगती है। एक दिन आर्यन अपनी सैलरी से माता पिता की दवाई भी ले आता है और घर का राशन। शाम को निशा अपने पति को मैंगो जूस देती है। ये लो ठंडा ठंडा मैंगो जूस पी लो, और सुनो मुझे 10,000 रुपए चाहिए। ठीक है ले लेना 10,000, लेकिन चाहिए क्यों? मेरे पास अब 10,000 नहीं है, सिर्फ 5,000 बचे हैं, जिसमें मुझे अपना खर्च भी चलाना है पूरे महीने का। ये क्या बोल रहे हो? 3 दिन पहले तुम्हारी सैलरी आई है और 50,000 में से तुम मुझे 1 भी रुपया नहीं देना चाहते हो। ऐसा क्या किया तुमने? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ कि नहीं? मुझे भी कुछ अपने लिए चाहिए होता है। हाँ मैं जानता हूँ निशा, तुम 2,000 ले लो। अरे इस 2,000 का क्या करूँ? इसमें मेरा एक भी सामान नहीं आएगा। मुझे हिसाब दो, तुमने अपने 50,000 कहाँ गवा दिए? अरे मम्मी पापा को दवाई ला कर दी है, घर में राशन आया है, कुछ पैसे उनके हाथ में भी रखे हैं, उनको कुछ जरूरत है तो देख लेंगे। ये क्या बात हुई आर्यन? तुम मेरे पति हो, घर में तुम्हें सारे पैसे मुझे देने चाहिए। ये नहीं कि अपने माँ बाप को इस बार ऐसा कर दिया, अगली बार पूरे पैसे मुझे चाहिए। और मेरा अकाउंट नंबर ले लेना, मेरे अकाउंट में आने चाहिए पैसे। यार इतनी छोटी सी बात पर भड़क क्यों रही हो? व्हाट द हेल आर्यन, तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। अगली बार से पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे, और अगर तुम्हें चाहिए होंगे तो तुम खुद मुझसे लोगे। तुम्हारा छोटा भाई भी इस घर में है पैसे देने के लिए। तुम बड़े होने का फर्ज मत निभाओ। उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारी हो गई है। अच्छा ठीक है, अगली बार से सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में आएंगे। दोनों के बीच बहस होने से आर्यन शांत हो जाता है। तभी सुरेखा आकर, अरे बहू, तेरे पापा जी कह रहे थे आज अजवाइन का पराठा खाना चाहते हैं तो तू बना देना। मैं नहीं बना पाऊंगी माँ जी, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप खुद बना लो या रश्मि से कह दो, पर अगली बार जब पति पत्नी के कमरे में आओ तो दरवाजे खटखटा कर आना। ये अच्छी बात नहीं होती है कि बेटे बहू के कमरे में सीधा आ जाओ। वो हाँ ठीक है बहू, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सुरेखा के जाने पर, निशा तुमने माँ से इस तरह से बात क्यों की? और अगर वो कमरे में भी आ गई थी तो कौन सा यहाँ कुछ हो रहा था? यार तुम्हें कुछ प्राइवेसी के बारे में पता है या नहीं? कोई भी हमारे कमरे में मुंह उठाकर कभी भी आ जाएगा क्या?
और तुम अपनी जुबान मेरे सामने कम चलाओ, मुझे फालतू की किसी की सुनने की आदत नहीं है। आर्यन शांत हो जाता है। रसोई में खाना रश्मि और सुरेखा एक तैयार मिनट, करते पापा। हैं। हमेशा चुपचाप आकर खाती हैं। अरे आर्यन बेटा, जरा फ्रिज में से पानी लाकर आना। जी पापा। जी आर्यन खाना खा रहा है ना, लेकिन सूरज तो खाना खा चुका है। सूरज तुम लेकर आओ। जी भाभी। निशा के बोलने के बाद सूरज पानी लाकर देता है और आर्यन बैठ जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा पहले कितना हंसता था और अब शांत हो गया है। जब से निशा बहू आई है अजीब सा हो गया है। किचन में बर्तन साफ करने के बाद निशा बर्तनों को साइड में ही छोड़ देती है। बहू, बर्तनों को ठीक से रैक में तो लगा दो, स्लिप गीली है। माँ जी मुझे नींद आ रही है। मेरे छोटे मोटे काम कोई और भी कर सकता है, हर चीज का ठेका मैंने नहीं ले रखा है। और हाँ, आपसे आर्यन के पैसों पर मेरा भी हक है, थोड़ा मेरे बारे में भी सोचा करो आप लोग। ऐसा कहकर निशा चली जाती है। तब आपस में माँ बेटी। रश्मि, मैंने क्या निशा बहू के साथ कुछ गलत किया है? वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है या फिर घर में ही कुछ अलग सी लग रही है? हाँ माँ, देखा मैंने डाइनिंग टेबल पर भैया को कैसे कंट्रोल कर रही थी और भैया उनकी बात सुन भी रहे थे। छोड़ो, शायद उनका मूड ठीक नहीं होगा या नींद की वजह से ऐसा कहा। हाँ, तू सही बोल रही है। वो दोनों भी सो जाते हैं। अगली सुबह अमरीश। आर्यन बेटा, एक दुकान की पेमेंट आनी है। मैं और सूरज तो दुकान छोड़कर जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर भी कोई आने वाला है, तो वो 2 लाख रुपए लेकर आज उसके लिए तुझे मेरठ जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है पापा, मैं ला दूंगा। ठीक है बेटा। अमरीश के कहने पर आर्यन ऑफिस में जाकर अपने पिता की पेमेंट लेने थोड़ी दूर की जगह चला जाता है, जहां वो बिल्कुल भी फोन नहीं उठा पाता नेटवर्क की वजह से, और निशा परेशान होती रहती है। आर्यन कहाँ चला गया? कब से इंतजार कर रही हूँ, न लंच में फोन किया और अब रात के 10 बज रहे हैं, यहाँ भी नहीं आया। मम्मी से ही पूछती हूँ। निशा परेशान होकर सास ससुर के कमरे में जाती है। पापा जी, आपकी आर्यन से कोई बात हुई क्या? मुझसे सुबह से बात नहीं हुई है, पता नहीं घर कब आएंगे। हाँ बेटा, वो मेरे काम से बाहर गया है, सुबह 4-5 बजे तक आ जाएगा। मुझे भी उसने किसी और के फोन से बात करके बताया है। तो मुझे भी तो बता सकते थे, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। आने दो, आर्यन को बताती हूँ। मेरे बिना परमिशन के गया कैसे? यहाँ मैं पागल हूँ जो कैंडल लाइट डिनर का टेबल बुक करके बैठी थी। निशा को गुस्सा आता है, वो चुपचाप सो जाती है। लेकिन अगले दिन जब आर्यन आता है तो उसे सुबह सुबह लड़ने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्यन, मुझे कुछ बिना बताए घर से बाहर जाने की? कहीं आना जाना हो तो तुम मेरे बिना मर्जी के नहीं जाओगे, दैट्स फाइनल। शादी मुझसे कर रहे हो, काम दूसरों के कर रहे हो। यहाँ मैं कब से बैठी हुई हूँ कि तुम आओगे, हम बाहर जाएंगे, तुमने सब बर्बाद कर दिया। सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें नहीं बता पाया। मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मम्मी पापा का काम ही तो करने गया था, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? आर्यन, अपने मम्मी पापा का रेडियो बंद करो सबसे पहले। कभी मम्मी पापा को पैसे दोगे, कभी मम्मी पापा का काम करोगे। अरे मैं इस घर में क्यों आई हूँ अपना घर छोड़कर? तुम्हें मेरे को नहीं समझना चाहिए क्या? ओके, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। चलो आज हम डिनर पर चलेंगे। आर्यन, मुझे दोबारा गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, और मुझे कहीं भी नहीं जाना। मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, पैर दबाओ, और फिर मुझे आज अपने हाथ से सैंडविच बनाकर खिलाओगे। ठीक है जानू, खिलाऊंगा ना, वैसे भी थक गया हूँ, ऑफिस नहीं जाऊंगा। निशा पूरे तरीके से आर्यन पर दबाव बनाए रखती है। वो पहले उसका पैर दबाता है और निशा बहू होने के नाते घर का कोई काम नहीं करती। ये सब सास नंद को ही देखना पड़ता है। फिर आर्यन जब उसके लिए सैंडविच बनाता है, घर में ये बात सबको अटपटी लगती है और अपनी बीवी को खिलाता है। माँ भैया बहुत बदल से नहीं गए हैं, अब तो हंसते ही नहीं है, ना हंसी मजाक करते हैं, बस भाभी जो बोले वही करते हैं। करना भी चाहिए, वो नाराज हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है उसके चेहरे से मुस्कुराहट सी चली गई है। अरे भैया, आप आ गए। आप अपना स्टैंड अप कॉमेडी तो करो, कब से किया ही नहीं है, एक जोक सुनाओ। हाँ ठीक है, तो जैसा कि आर्यन, तुम कोई जोकर हो या सर्कस में पार्टिसिपेट लिया है जो लोगों को हंसाओगे? अंदर जाकर आराम करो, थक गए होगे ना। और रश्मि, तुम भी देख लिया करो, भाई 4 बजे आया है। सॉरी भाभी। निशा का कंट्रोल करते हुए सब देखते हैं। आर्यन अंदर सोने चला जाता है। घर में स्थिति ऐसे ही बन जाती है और ये बात आस पड़ोस के लोग भी नोटिस करने लगे थे। शाम को ऑफिस वर्क खत्म होने के बाद, यार स्पाइडरमैन की हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई है, चल देखने चलते हैं। हाँ यार, बहुत फालतू मूवी है, चल चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं चलूंगा, एक बार अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ। बीवी से पूछ लेता हूँ? अरे बीवी से पूछने वाली क्या बात है? अब क्या तू उसे आने जाने हगने के लिए भी परमिशन लेगा? इतनी भी नहीं चलती तेरी लव मैरिज में, हाँ? अरे जोरू का गुलाम हो गया है, अगर तेरी बीवी परमिशन दे दे तो तू आ जाना, हम निकलते हैं तब तक।
ऑफिस के दोस्त आर्यन का तमाशा बना देते हैं। वहीं निशा भी अपने पति को जाने से मना कर देती है, जिसकी वजह से वो घर आ जाता है। अगले दिन पड़ोसन गायत्री। वैसे सुरेखा तेरी बड़ी बहू दिखती नहीं है ज्यादा काम करते हुए, बस पति के साथ बाहर घूमते ही नजर आती। घर में सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ सही है। पता नहीं था तेरा बड़ा बेटा लव मैरिज करेगा। छोटा बेटा लव मैरिज करने वाला है क्या? अरे वो कहाँ से लव मैरिज करेगा, वो तो एकदम शांत रहता है। दुकान पर भी कम ही बोलता है लड़कियों से। उसके लिए तो मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी। चल अच्छा है, एक तो तेरे पसंद की बहू आएगी इस घर में। ऐसी बात नहीं है, मेरी निशा बहू भी बहुत अच्छी है। इतना कहकर सुरेखा मार्केट के लिए निकल जाती है और फिर अपने बेटे की दुकान पर भी पहुंचती है, जहां वो शांति से काम करता है। नहीं मैडम, इस साड़ी के 4000 हैं, मैं आपको 2000 में कैसे दे दूं? अपना घाटा थोड़े कर सकता हूँ। अजीब हो तुम भी। जब मैं बोल रही हूँ इतनी देर से साड़ी छाट रही हूँ, जब मुझे पसंद आ गई तो देना नहीं चाहते हो। ऐसे दुकानदारी करोगे? हाँ, अब जाइए मैडम, मेरा भी आपने टाइम बर्बाद कर दिया। वो औरत उसके बेटे को सुनाकर जाती है। तब सुरेखा, सूरज तेरी दुकान है, तू दुकान का मालिक है। कोई औरत जाकर ज्यादा महंगी साड़ी कम पैसों में लेना चाहती है, तेरा दिमाग खा रही है और तुझे सुना कर चली गई। तेरी जुबान खुलती क्यों नहीं है इन लोगों के सामने? कितना सुनेगा बेटा? माँ लेडीज है, वो क्या बोलूं, बोलने दो। बेटा इतना चुप रहना अभी सही नहीं होता। सही गलत के लिए बोलना पड़ता है। वो गुस्से में कोई साड़ी उठाकर जाती, ले जाती या नुकसान कर देती तो तू तब भी कुछ नहीं कहता। यहाँ दुकान पर तेरे बेटे को यही सिखाता रहता हूँ, थोड़ा मर्द का बच्चा बन, शांत रहता है। इससे ज्यादा तो रश्मि बोल देती है। हम दोनों के गुड़ तो नहीं गए इसमें। हाँ चलो, मैं पनीर लेने जा रही हूँ। आज शाम को मटर पनीर बनेगी, आ जाना। और हाँ सूरज, जब मैं तेरी शादी के लिए भी लड़की ढूंढ रही हूँ, करेगा ना या कोई और है? कहाँ से आएगी माँ? मैं सारा दिन दुकान में रहता हूँ, आप जिससे बोलोगे उससे शादी करूंगा। हाँ। तब सुरेखा पनीर लाते हुए चली जाती है। शाम को सब पनीर की सब्जी खाते हैं और एक तरफ सुरेखा अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं मिलती नहीं है। 4 महीने बाद उसे एक सर्वगुण संपन्न संस्कारी संध्या नाम की लड़की मिलती है, जिससे वो अपने बेटे का रिश्ता जोड़ देती है और धूमधाम से शादी करके वो इस घर में आती है। बहू, दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ और फिर हल्दी का छाप इस चौखट पर लगा दो। जी माँ जी। चावल का कलश गिराकर संध्या गृह प्रवेश करती है और हल्दी का छाप चौखट पर लगाती है। चलिए भैया, मैं आपको और भाभी को कमरे तक यूं ही नहीं जाने दूंगी। मेरा नेक दीजिए रास्ता रोकने का। ये ले, तू भी क्या याद रखेगी कि मेरी शादी में मैंने तुझे कितनी बार पैसे दिए। तब दोनों पति पत्नी कमरे में चले जाते हैं और बाकी जाने भी। तब सूरज को प्यास लगती है। वो पानी लेने के लिए निगाहें इधर उधर करता है। इतने में संध्या पहले ही उसे पानी का गिलास पकड़ा देती है। तुम्हें कैसे पता मुझे पानी चाहिए? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। गठबंधन के दौरान मुझे रश्मि ने बताया था कि आप कितने शांत व्यक्ति हैं। अब आपकी खामोशी को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि आप बात तो मुझसे कर नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कभी किसी लड़की से बात नहीं करी है ना, पर मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ इतना शांत न रहूं। ठीक है। रात को दोनों एक दूसरे से बात करते सो जाते हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। उसके हाथ का खाना खाकर सब खुश हो जाते हैं। वाह छोटी भाभी, मस्त चाप की सब्जी बनाई है आपने और पूरियां भी एकदम नरम है। पता है जब निशा भाभी ने खाना बनाया था तो उसमें मीठे में नमक और नमकीन में चीनी कर दी थी। अरे हाँ, उस टाइम मैंने पहली बार अलग ही नमकीन खीर खाई थी। सभी लोग घर में हंसने लगते हैं, जो कि निशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। निशा घूर के अपने पति को देखती है तो वो शांत हो जाता है। ये क्या, दीदी ने आंखें दिखाई और भैया एकदम शांत हो गए। बहू, बहुत बढ़िया खाना बनाया है तुमने। हाँ बहू, और तुम मुंह दिखाई के लिए अच्छे से तैयार हो जाना, कुछ सहेलियां आ रही है मेरी। जी माँ जी। 2 घंटे बाद सुंदर सी बनारसी साड़ी में बालों में छोटी लगाकर भारी पायल पहनकर संध्या अपनी मुंह दिखाई में बैठ जाती है। तब सुरेखा की सहेलियां उसकी बहू की शक्ल देखती हैं तो एक तो हैरान हो जाती है। अरे सुरेखा, तेरी बहू तो बहुत बढ़िया है, अच्छी है, जानती हूँ मैं इसे। बेटा तुम राजीव नगर की हो ना? जी आंटी जी, मैंने भी आपको पहचान लिया। एक दिन आप हमारे घर कीर्तन पर आई थी। हाँ बहू, जाओ रसोई में से कुछ ठंडा शरबत बना कर ले आओ हमारे लिए। जी अभी लाई। संध्या रसोई में शरबत बनाने जाती है तो शर्मिला सुरेखा से चुगली करती है। अरे तुझे अपने घर में बहू लाने के लिए यही लड़की मिली थी क्या? अरे इसकी तो मैंने बहुत चर्चा सुनी है। 3 महीने पहले इसका बॉयफ्रेंड था निक्कू नाम का। भले ये सर्वगुण संपन्न होगी, लेकिन चरित्र तो इसका सही नहीं है ना। शर्मिला, तो ये क्या बोल रही है? मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की है। फिर तो तूने झूठी जांच पड़ताल की है या फिर इसकी माँ ने ही तुमसे सच्चाई छुपाई है। मैं वहीं रहती हूँ। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है और किसी की गर्लफ्रेंड को तूने अपने घर की बहू बना दिया। वाह,
मुझे इतना बड़ा झूठ बोला कि और मेरे बेटे की ऐसी लड़की से शादी हो गई। छोड़ूंगी नहीं, अब इसको नाच नचाऊंगी। चल, मेरा काम था तुझे बताना, मानना ना मानना तेरी मर्जी, पर मुझे इसके हाथ का कुछ खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय। आंटी तो बढ़िया काम कर गई। मुझे लगा माँ जी की फेवरेट बहू बनेगी क्योंकि उनकी पसंद से आई है, लेकिन मेरा रास्ता तो साफ हो गया। पति भी मुट्ठी में, सास भी मुट्ठी में। तभी निशा के फोन पर मैसेज आता है और वो छत पर चली जाती है। अरे यार, क्या है तुमको, इतना नॉन स्टॉप मैसेज क्यों करते हो? स्वीटहार्ट, तुम्हारे बिना मन कहाँ लगता है? अपने घर की शादी की वजह से तुमने मुझसे ठीक से बात नहीं करी। मुझे तो मेरा प्रॉपर टाइम चाहिए। मिलने कब आओगी? तुम मुझे ब्रांडेड शर्ट दिलाने वाली थी। अरे हाँ, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। तुम्हें ब्रांडेड शर्ट भी दिला दूंगी और मिलने भी आ जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। निशा रसोई में देवरानी के पास जाती है। अभी तक तुमसे शरबत नहीं बनी? बस दीदी, बन गया। खाली शरबत अच्छी नहीं लगती, इसीलिए स्नैक्स ले जा रही हूँ। कोई फायदा नहीं है, ऐसे काम करोगी तो कोई मेहमान तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाएगा। चले गए वो लोग। निशा की बात सुनकर संध्या को बुरा लगता है। वो जब शरबत का गिलास लेकर सास को देती है तब सास गिलास फोड़ देती है। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कुछ गलती हुई है? आप गुस्सा क्यों हैं? अभी तो सब ठीक था। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? तेरी माँ ने तो मुझे सेकेंड हैंड माल दे दिया ना। शादी से पहले तेरा निक्कू नाम के लड़के से चक्कर चल रहा था तो तेरी माँ ने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे बेटे से शादी करके मेरा घर क्यों बर्बाद करने आ गई? माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब तेरी चोरी पकड़ी गई तो तू ऐसे ही मगरमच्छ के आंसू दिखाकर बकवास करेगी, लेकिन मैं तेरे जाल में नहीं आऊंगी। इसकी सफाई कर और चली जा मेरी नजरों के सामने से। संध्या को कांच उठाती है। अमरीश को पूरा लगता है सीधा जाकर बहू से ही क्या ही कहता। धीरे धीरे सूरज संध्या से घुलना मिलना शुरू करता है। उसके लिए गजरा, चॉकलेट, बहुत कुछ लेकर आता है। निशा ने अपने पति को पूरे तरीके से कंट्रोल में किया था। दूसरी तरफ वो छुप छुप कर बाहर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। वहीं सुरेखा भी संध्या से नाराज रहती है तो हर बात पर उसे ताना देती है। कुछ दिन तो सूरज बर्दाश्त करता है, लेकिन एक दिन, ये क्या है? इसमें नमक है? बिल्कुल भी नमक नहीं है। क्या बकवास खाना बनाती है? सही है, तेरी माँ ने तुझे यहाँ भेजकर मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। अरे बस करो माँ, एक नमक ही तो कम है, वो तो सब्जी में ऊपर से भी डल जाता है। इतना क्या आप संध्या पर बरसे जा रही हो? देख रहा हूँ छोटी छोटी बात पर आप उसकी आंखों में आंसू ला देती हैं, लेकिन मैं ये सब और नहीं सहूंगा। मेरी पत्नी है वो। कोई बात नहीं सूरज जी। सूरज, तूने मुझसे कल की आई इस लड़की के लिए ऐसे बात की? आज से पहले तो तेरी जुबान कभी नहीं खुली। हाँ, क्योंकि आपने ही बोला है कि सही होने पर चुप नहीं रहना, और यहाँ संध्या की कोई गलती नहीं है। जरूर इस लड़की ने जादू किया है। देख ले, तेरी वजह से आज मेरा बेटा मुझसे ऐसे बोल। अरे बस करो सुरेखा, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। माँ। सुरेखा कमरे में चली जाती है और पीछे पीछे रश्मि भी चली जाती है और अपनी माँ को संभालती है। अगले दिन जब संध्या सूरज के लिए दुकान पर खाना ले जाती है तो हवा चलने से कचरा दुकान के आगे आ जाता है। संध्या कचरे को हटाने के लिए झाड़ू लगाती है, तभी एक बाइक वाला उसे टक्कर मार के चला जाता है, जिससे संध्या की कोहनी से खून निकलता है। सूरज को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो आगे जाकर बाइक रोकता है और उस लड़के को मारता है। कमीने, तुझे क्या लगता है एक औरत को टक्कर मार के चला जाएगा और मैं तेरे को जाने दूंगा? चल माफी मांग मेरी पत्नी से। और ऐसे मार्केट वाली जगह में तूने तेज कैसे बाइक चलाई, तेरे को तो अभी बताता हूं मैं। अरे भैया छोड़ दो मुझे। अरे जाने दो, इतना तो मार दिया हमने, पुलिस कंप्लेन मत करो। अरे भाभी जी सॉरी। हाँ, जाओ। तब वो बाइक वाला चला जाता है। अमरीश ये देख हैरान होता है और डॉक्टर को बुलाता है। बेटा, तू तो पहले एकदम शांत था, अब इतनी हिम्मत कैसे आ गई? पापा, मुझे समझ आ गया है कि चुप रहना इंसान को मूर्ख बनाता है और कमजोर भी। संध्या, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर, इसकी दवाई दे दीजिए। डोंट वरी, 4-5 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है। सूरज संध्या को घर छोड़ देता है। उस दिन वो कोई काम नहीं करती, लेकिन सुरेखा जानबूझकर करवाती है। अरेंज मैरिज से नाराज होकर वो लव मैरिज वाली बहू को प्यार करती है, लेकिन निशा को उसकी कदर नहीं होती। शाम को ऑफिस से आकर सूरज टीवी देखती हुई माँ के बालों में चुपके से गुलाब का फूल खड़े करके लगा देता है, जिसे देखकर घर में सबसे जा रहे थे। फिर सुरेखा खुद को आईने में देख, ये किसने किया? तुम लोग इसीलिए मेरे पर इतनी देर से हंस रहे थे? तुम किसी बनरिया से कम नहीं लग रही थी, तुम्हारे छोटे बेटे ने किया है। क्या इसने? मैं मान ही नहीं सकती, ये तो मेरे से नाराज था और ये शांत स्वभाव वाला, ये सब तो आर्यन करता है। प्यारी माँ, मैं भी बदल गया हूँ, मैंने ही ये किया है, लेकिन अब भैया शांत हो गए हैं और उस दिन के लिए सॉरी। हाँ ठीक है, कर दिया तुझे माफ। शाम को सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। रात को आर्यन निशा के करीब जाता है, तब निशा उसे धक्का मार देती है। पागल हो क्या? चिपक क्यों रहे हो? दूर रहो मुझसे।
क्या हो गया है निशा, तुम मेरे साथ ऐसा करती हो? तुम क्यों कर रही हो? अब ठीक से बात नहीं करती, आई लव यू नहीं बोलता, बाजार में नहीं जाती, मेरी सैलरी से भी तुम बहुत पैसे उड़ा रही हो। वैसे क्या खरीदा था यो तो बता दो। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? उन पैसों पर मेरा भी हक है, अब हर चीज का जवाब दूंगी। आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और निशा छत पर रात में बॉयफ्रेंड से बातें करने चली जाती है। छत का दरवाजा खुला देख संध्या उसे देख लेती है। तुम नजर रख रही हो मुझ पर संध्या? नहीं दीदी, वो दरवाजा बंद करने आई थी। बिल्ली आ जाती है ना नीचे, फिर आप कर देना, मैं जा रही हूँ। ये जेठानी जी रात के 1 बजे किससे बात कर रही हैं? फिर संध्या सो जाती है और घर में सुरेखा की इस वक्त दोनों बहू से ही नहीं बन रही थी और निशा उसके सुन ही नहीं रही थी। शाम को संध्या बाजार से सब्जी लाने जाती है, तब वो अपनी जेठानी को किसी लड़के से गले मिलते हुए देख लेती है। ये जेठानी जी किसी और लड़के के साथ? मुझे जेठ जी से बात करनी होगी। संध्या घर जाकर उदास जेठ को कॉफी देते हुए कहती है, भैया मुझे सूरज जी ने बताया आप बहुत चुलबुले तरीके के लोगों को हंसाने वाले इंसान हो, लेकिन शादी के बाद से आप शांत रहने लग गए। दीदी और आपके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने दीदी को आधी रात में किसी से बात करते हुए और आज गले मिलते देखा। शायद वो कुछ छुपा रही हैं और ऐसे नाजुक पल में आपको शांत रहना नहीं चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए। दीदी शायद आपको धोखा दे रही हैं। क्या? हम दोनों ने लव मैरिज की है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं गलत होना चाहती हूँ जेठ जी, लेकिन अगर मुझे उनके खिलाफ सबूत मिला तो आप इस झूठे जाल से निकल जाना, क्योंकि इस वजह से आप अपनी फैमिली से भी दूर हो रहे हैं। यह सुनकर आर्यन और परेशान हो जाता है। कुछ दिन संध्या अपनी जेठानी पर नजर रखती है और उसके चैट्स और मिलने की डिटेल निकाल कर अपने जेठ को दिखा देती है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और संध्या की बात मानकर वो सबके सामने निशा को ले आता है। ये सब क्या है निशा? तुमसे बहुत प्यार किया, तुम्हारी हर एक चीज मानी, तुम्हारे इशारों पर नाचा, तुमने मुझे धोखा दिया। कौन है ये लड़का? तुम मुझसे प्यार करती हो? तुमने मुझ पर नजर रखी? हाँ दिया मैंने धोखा, क्योंकि तुम तो नल्ले से हो, जोकर जैसे। मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। निशा बहू, तू होश में है? तू क्या बोल रही है? हाँ मैं होश में हूँ। नहीं पसंद तुम मुझे। अब पैसे तुमसे और प्यार किसी और से मिल जाता है, वो बहुत है मेरे लिए। ये भी सुनते ही आर्यन चांटा मार देता है। अच्छा वो संध्या, तुमने मेरी आंखें खोल दी और इसकी सच्चाई सामने ले आई, वरना मैं तो जिंदगी भर के लिए पागल बन के रह जाता। तुमने ही बताया मुझे कि ऐसी जगह पर चुप बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। तुम तो बड़ी चालाक निकली संध्या। उसको बोलने से पहले भाभी अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आपने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले वो कितना हंसते बोलते थे, आपने उनसे उनकी आवाज छीन ली। निकल जा मेरे घर से, इससे पहले मैं तुझे धक्का मारूं। सुरेखा उसे धक्का मारकर निकाल देती है। तब आर्यन संध्या के बारे में सब कुछ बताता है। अरे माँ, मैं पागल था जो मैंने लव मैरिज की, लेकिन संध्या इस घर की बहुत अच्छी बहू है और आपकी पसंद की बहू है। लोगों ने उसके बारे में जो कहा आपको नहीं सुनना चाहिए, इसलिए मुझे बताया कि उसके साथ ऐसा कोई संबंध नहीं रहा। उस लड़के ने सिर्फ बदनाम किया था और आप दूसरों की बातों में आ गई। फिर भी बेचारी आपका सारा गुस्सा झेलती गई। दोनों भाइयों को सिखाते सिखाते तुमने अपनी आवाज क्यों बंद कर ली संध्या? क्योंकि सूरज जी, आज की दुनिया में झूठ को सच बताना आसान हो गया, लेकिन मन से शक निकालना बहुत मुश्किल। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, लेकिन तू ही मेरी इस घर की असली लक्ष्मी निकली। मेरे बड़े बेटे की जिंदगी बचा ली, दूसरे को तूने हिम्मत दी। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, बस मैं इस परिवार के लिए अपना फर्ज निभा रही थी। भैया आप अपने बीते कल से आगे बढ़िए, पहले जैसे हो जाइए। इस तरह दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आर्यन को अपने सदमे में निकलने में टाइम लगता है। फिर उसकी बचपन की दोस्त मोनिशा उसकी जिंदगी में वापस आ जाती है, जो उसको फिर से हंसाने लगती है। और अब आर्यन स्टैंड अप कॉमेडी करके फेमस हो जाता है। बहुत जल्द मोनिशा से उसकी शादी हो जाती है और दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, क्या आर्यन को दूसरी शादी न करके निशा को दूसरा मौका देना चाहिए था? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।